बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आज जब सरगोदा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा हो रहा था और बिलावल भुट्टो जरदारी एक तो इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का ऐलान करने के साथ साथ वो ये भी कह रहे थे कि अब ये बाकायदा तौर पर हुकूमत के घर जाने का वक्त होगा और इस यकीन का इजहार कर रहे थे कि इसके बाद हुकूमत नहीं टिक सकेगी और वज़ीर आज़म इमरान खान को इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। वहीं कराची में वफाकी वज़रा असद उमर और अली जैदी और दीगर वज़रा भी उनके साथ थे, कराची के MPs भी साथ थे। वो उनके साथ ये ऐलान कर रहे थे कि 2023 यानी अगले साल जो इंतखाबात होंगे वहाँ पर सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सफाया हो जाएगा और ये भी कहा कि अगर सिंध की तरक्की करनी है तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और साबिक सदर जरदारी साहब को जो है उनका सियासत में इन्वॉल्वमेंट ख़त्म करनी पड़ेगी सिंध में। ये ऐलानात बहरहाल आज किए गए। पिछले दिनों हमने देखा है कि सिंध का ये जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है इसको लेकर बहुत ज़्यादा मुजाहरे होते रहे। तकरीबन सभी अपोजिशन की जमातें जो हैं इस पर एतराज़ कर रही हैं, इस पर तनकीद कर रही हैं। GDA हो, PTI हो, MQM हो, ANP हो या फिर आज जिस तरीके से PSP उन्होंने भी धरना दे दिया। जमात इस्लामी वाहिद वो जमात थी जो बहुत दिनों से एक फोर फ्रंट पे नजर आई, वो इस तरीके से कि 29 दिन का उन्होंने धरना दिया था इस मामले को लेकर। लेकिन अब जमात इस्लामी पर दीगर अपोजिशन जमातों की तनकीद ये है कि इन्होंने ये मुआहिदा करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दिया है। इसमें जो चीज़ें, जो अमेंडमेंट्स जिस पर रजामंदी हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में और जमात इस्लामी में, उसमें ये बात सामने आई है कि एक तो हुकूमत इस मामले पर ये इत्तफाक कर रही है कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की जो मीटिंग है वो जल्दी होगी, उसको जल्दी 30 डेज़ आफ्टर दी LG इलेक्शंस जो है वो इस पर इत्तफाक किया गया है। फिर इसके अलावा जो मेयर के इख्तियारात के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे उस पर बात हुई है कि जो एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर्स जिसमें हॉस्पिटल्स भी शामिल हैं, डिस्पेंसरीज भी शामिल हैं, वो तमाम KMC के पास वापस कर दी जाएंगी। और फिर ये भी मुतालबा जमात इस्लामी की तरफ से किया गया है कि जो कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज है उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए। अब क्या वजह है कि अपोजिशन की जमातें इसको जमात इस्लामी की तरफ से एक बेवकूफ़ी के तौर पर देख रही हैं और ये कह रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मामले में जमात इस्लामी को धोखा दिया है। इस पर अभी भी मुजाहिरों की बात हो रही है। आज PTI ने 26 फरवरी की तारीख भी दी है, घोटकी से कराची तक उनका ये मार्च होगा, ठीक उसी वक्त जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची से इस्लामाबाद का रुख करेगी। तो ये मामला किस तरीके से हल हो सकता है, ये पॉलिटिकल टेम्परेचर जो हमें राइज होता दिखाई भी दिया। MQM के मुजाहरे के अंदर जो कुछ हुआ, उनका एक कारकुन जो है वो भी इंतकाल कर गया, जिस तरीके से मुजाहिरीन पर लाठियां बरसाई गई, टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया, तशद्दुद एक नज़र आया। इस पॉलिटिकल टेम्परेचर को इस कदर राइज ना होने से किस तरीके से बचाया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। सैयद नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और वज़ीर बल्दियात हैं सिंध के, आपका बहुत शुक्रिया। और सैयद अमीनुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MQM के सीनियर रहनुमा हैं और वफाकी वज़ीर बराए IT एंड टेलीकम्युनिकेशन। अमीनुल हक साहब, आप ही से पहले तो मैं आगाज़ करना चाहूँगी, मुझे ये बताइए कि अब जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी जिस पे माने हैं, जिन जिन शिकों पे या जिन जिन तरामीम पे माने हैं, इसमें आपको क्या एतराज़ात हैं? आपको ये ख़दशा है कि पीपल्स पार्टी इन पर अमल नहीं करेगी या ये शिकें, ये तरामीम काफ़ी नहीं है? सादिया, मेरा ख्याल है कि पिछले 2 महीने से, बल्कि 2 महीने से मसलसल सिंध की तमाम सियासी पार्टी मां सवाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध गवर्नमेंट लोकल एक्ट 2021 के खिलाफ मुत्तहिद हुई, आपस में मशावरत की। उसके बाद MKM पाकिस्तान ने फ्रंट से लीड लिया, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसके अंदर PMLN, PTI, अवामी नेशनल पार्टी, GUI, फजलुर रहमान ग्रुप समेत तमाम सियासी पार्टी शामिल हुई। हमने दूसरा प्रोसेस क्या किया, तमाम तजारती अंजुमनें जो कराची की थी उनको बुलाया, उनको ऑन बोर्ड लिया, उन्होंने भी इस 2021 लोकल गवर्नमेंट एक्ट को रिजेक्ट किया। तीसरे फेज में MKM जाती है और जो तमाम इकनॉमिक होल्डर है इस शहर के, लाइक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, साइट एसोसिएशन, इसी कोरंगी एसोसिएशन, फेडरल बीगे, तमाम लोगों को बुलाया। इन तमाम लोग भी इस बात पर मुत्तफिक हुए कि 2021 को मुस्तरद करते हैं। लेकिन हुआ क्या,
कि MKM पाकिस्तान फ्रंट से लीड कर रही थी, मसलसल 2 महीने से मुजाहरा और उसके साथ साथ खवातीन का भी मुजाहरा, अक़लियती विंग का भी मुजाहरा किया हमने और तमाम चीज़ों को पुरअमन तरीके से रखा। इसी तरीके से जब आज से 3 दिन पहले मेरा ख्याल है कि MKM के पुरअमन और नियती रैली, आई रिपीट पुरअमन और नियती रैली जब चीफ मिनिस्टर हाउस पे पहुंचती है तो अनफॉर्चुनेटली एक बारबरिक एक्ट किया गया और MKM के कारकुन शहीद हो गया। सदाकत हुसैन भाई को सर पे टाके आए, हमारी राना सरबाजी MP उनका हाथ राइट हैंड फ्रैक्चर हो गया और कई जो मेरा ख्याल आपके तमाम फुटेज ने तमाम चीज़ों को दिखाया भी है। लेकिन जो प्रेशर जो प्रेशर जो मेरा सियासी लोग सियासी अंदाज में पुरअमन तरीके से बिल्ड कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली जमात इस्लामी जिसकी पिछले से माजी की रवायत चली आ रही है, आई विल जस्ट गिव वन एग्जाम्पल पर आगे बढ़ता हूँ कि 1977 के PNA की तहरीक पीक पे थी। उनके सेक्रेटरी जनरल रफीक अहमद बाजवा ने क्या हरकत की, उस वक्त पीपल्स पार्टी हुकूमत से मुलाकात करके तहरीक को सबोटाज करने की कोशिश की। बिल्कुल सेम अमल आज किया गया, आज से मुराद है कि अभी किया गया। उसमें क्या हुआ कि जब एक मोमेंटम बना हुआ था, शहर के तमाम सियासी तंजीमें, तमाम लोग मायदे के मतलब पीपल्स पार्टी के खिलाफ चल, सिंध हुकूमत की जो काला कानून था इसके खिलाफ चल रही थी। लेकिन उन्होंने क्या किया कि इंतहाई कम बुनियाद शराइत पर जो कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान हुकूमत देने को पहले से तैयार थी, कई दफ़ा ऑफर कर चुकी थी और हमने उसे रिजेक्ट किया था, उस पर तैयार हो गए थे। मेरा ख्याल है कि ख्वाजा इदाउल हसन का एक जुमला कोट कर देता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जमात इस्लामी को मामू बना दिया। मेरा ख्याल है यही जुमला उनके ऊपर फिट होता है। और हम क्या कर रहे हैं, हमने नेगोशिएशन के दरवाजे बंद नहीं किए, हमने नेगोशिएशन के दरवाजे बंद नहीं किए। कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी एक जुमला कहा है अमीन भाई, वो ये कहते हैं कि जी मामू और भांजे का बड़ा अच्छा खूबसूरत रिश्ता होता है। ये आप ख्वाजा इजहारुल हसन साहब के जवाब में बिल्कुल मेरा ख्याल है कि आज उनके बिल्कुल सही है, जो जिन्होंने उनका मामू बनाया इनके भांजे आज मेरा ख्याल है कि फवारा चौक पे बैठे हुए हैं। हम तो सियासी लोग हैं, दिन के उजाले में मीडिया के सामने अपनी बात रखते हैं, अपनी फरियाद रखते हैं, मुतालबात रखते हैं और मेरा ख्याल है कि तमाम नेगोशिएशन जो अगर मुस्तक़बिल करीब में होती भी है तो मेरा ख्याल है तमाम लोगों को बताकर, तमाम सियासी पार्टियों को ऑन बोर्ड लेकर, तमाम इकोनॉमिक होल्डर को ऑन बोर्ड लेकर किया जाएगा। आप कह रहे हैं कि तमाम अपोजिशन की जमातें जो मुत्तहिद हुई थीं और मोमेंटम एक नज़र आ रहा था इस तहरीक का, वो जमात इस्लामी के इस मुआहदे के बाद ऑब्वियसली ब्रेक हो गया। और दूसरा आप ये कहते हैं कि ये बेवकूफ़ बनाया गया है, या जो वर्ड आपने यूज़ किया कि मामू बना दिया है। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब ने बात की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मैं ज़रा जान लेती हूँ। नासिर शाह साहब, ये फरमाइएगा कि ये वो शिके हैं जिस पर जमात इस्लामी अग्री कर गई है, जिन तरामीम पर, अमेंडमेंट्स पर अग्री कर गई है, जो ख़ुद आपकी हुकूमत ने अमीनुल हक साहब के बकौल उनको खुद ऑफ़र की थी, लेकिन ये शायद काफ़ी नहीं थी इस बिल को, कंट्रोवर्शियल जो बिल है उसको मानने के लिए या उसको एक्सेप्ट करने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पॉलिटिकली तौर पर पॉइंट स्कोरिंग के लिए की जाती हैं और जिसमें बदकिस्मती से बहुत सारे अवामिल शामिल हैं। हमने 2013 का जो कानून था उसमें अमेंडमेंट्स की, उसको अपने तई बहुत बेहतर करने की कोशिश की, सबसे सिफारशात मंगाई थी और सबकी सजेशंस थी, उनको मद्देनज़र रखा, उसमें बहुत सी उसमें इंक्लूड की। और फिर आपके इल्म में है कि जब कैबिनेट और असेंबली से पास होकर गवर्नर साहब के पास गया तो गवर्नर साहब के साथ ये सब लोग मिले जाके MQM पाकिस्तान, PTI, दीगर GDA सब लोग जाके मिले और उन्होंने उस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उन्हें कहा कि इसमें ये चेंज लाएं। गवर्नर साहब ने वो हमें वापस किया और उसमें कहा कि आप ये चेंजेस इसमें लाएं, जिसमें भी कुछ 70% के करीब हमने चेंज किया। उसको दोबारा कैबिनेट और असेंबली से पास करके गवर्नर साहब को भेजा।
तो बहुत सारी चीज़ें तो आ गई। अब ये इस वक्त बड़ी माजरत के साथ, और अमीन साहब मेरे लिए इंतहाई काबिले इज़्ज़त व एहतराम है, और ये बहुत पॉजिटिव भी इनका रोल रहा है बहुत सारी चीज़ों में। कराची की ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी जो है उसमें, या अभी भी हालिया वाक़यात में भी इनका बड़ा अच्छा पॉजिटिव रोल रहा है। लेकिन अब पॉलिटिक्स सबको करनी है, और एमक्यूएम को जाहिर है, एमक्यूएम पाकिस्तान को इस पे बहुत ज़्यादा बात होगी, जो भी होगी अब वो उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन हमने तो बहुत अच्छा कवानीन दिए हैं। अब ये मुझे सबसे ज़्यादा सादिया साहबा इस बात पे बात होता है कि जो इतने अहम इशू हैं आम पाकिस्तानी के, महंगाई, बेरोज़गारी, बदउनवानी, उस पर कभी भी इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं की जा रही। इस तरह के जो भी शामिल हैं पीटीआई के साथ, जो उसके एलाइज हैं, हमारे साथ तो 2 रुपए कीमत ऊपर नीचे होती थी ऑयल की तो हुकूमत को छोड़ देते थे, फिर हम मनाने लग जाते थे। अब ऐसा नहीं होता कि इस वक्त के जो हालात है। लेकिन एक चीज़ को फिर सारा जो जोर है, जो पॉइंट है, वो कराची को बना लिया गया है। पीटीआई की वफाकी हुकूमत है, केपी में उनकी हुकूमत का तसलसल है, पंजाब में है, बलूचिस्तान में है, वहाँ पे एक जैसा कानून नहीं है। केपी में और है, पंजाब में और है, बलूचिस्तान में अभी पता नहीं है। वहाँ पे कोई एहतजाज नहीं होता। 2 साल पहले इलेक्टेड लोगों को, जो बल्दियात के इदारे थे पंजाब के, उनको तहलील कर दिया गया, गैर कानूनी तौर पर घर भेज दिया गया। किसी ने धरना नहीं दिया, किसी ने कोई बात नहीं की। इस्लामाबाद के मेयर को घर भेज दिया गया था। चलें, वो रही अपनी बातें। अब जो बात है, हम सबसे बात करने के लिए तैयार हैं। आपके तवस्सुत से मैं अमीन भाई से कहता हूं कि टाइम रख लें, हम कल इनके पास चले जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन का सही मानों में जो स्पिरिट में अगर अमल दरामद होता, या सारी पावर जो है निचली सतह पर मुंतकिल होती हैं, उसके बरक्स हुआ, तो ये आपकी बात दुरुस्त है कि वहां पे भी एक डिफरेंट कानून या सही तरीके से तमाम पावर्स बल्दियात को देने की बात नहीं हुई। लेकिन जो आपने बात किया, मैं अमीनुल हक साहब पहले तो उस पे आपका जवाब चाहूंगी। एक तो इस पे जरूर कमेंट कीजिएगा, लेकिन साथ ये भी बताइए कि ये शिकें जो आपने कहा तरमीम सिंध गवर्नमेंट ऑलरेडी ऑफर कर चुकी थी, आप लोग नहीं माने, ये नाकाफी थी, तो आखिर ऐसा मजीद क्या है जो आप इस एक्ट के अंदर शामिल करवाना चाहते हैं? मेरा ख्याल है कि 3, 4, 5 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें। नंबर 1, 2021 में जो चीजें की हैं, हमने तो 2013 की जो अमेंडमेंट थी उसको भी खत्म करने का मुतालबा, और अभी से नहीं बल्कि 2013 से चला आ रहा है, और फिर उसके बाद तमाम सियासी पार्टियां ऑन बोर्ड हो गए। मसलन मैं आपके सामने रख देता हूं, आप ये देखें कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का चेयरमैन कौन था? मेयर कराची हुआ करता था। कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी किसकी निगरानी में थी? मेयर कराची की निगरानी में थी। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी किसके पास थी? मेयर कराची के पास हुआ करती थी। मास्टर प्लान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि मेयर को पता होता है कि मुझे अगले 50 साल की बस्ती कैसे बसानी है, उसको पता होता है। अगर हम दूसरे तमाम शहरों को देखते हैं, अगर हम दिल्ली को देख ले, ढाका को देख ले, तेहरान को देख ले, तो मेयर के पास ये तमाम चीजें होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये तमाम चीजें जो है 2013 और बाकी जो बची थी वो 2021 में भी ले ली गई। तो एमकेएम क्या मुतालबा करते हैं कि ये तमाम इदारे, यानी कि केडीए, एमडीए, एलडीए, केबीसीए, या क्या नाम है अपना सिंध बिल्डिंग कंट्रोल, या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तो बुनियादी चीज है। इन तमाम चीजों को मेयर के इख्तियारात के तहत वापस किया जाए। कर क्या रहे? ये कहते हैं कि जी हमने चेयरमैन जो है वाटर बोर्ड का मेयर को बनाने का ऐलान कर दिया, हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का चेयरमैन बनाने का ऐलान कर दिया। 2000 दी आई वॉश क्या है? सादिया, आप सुनकर हैरान होंगे। इसके साथ इन्होंने एक स्टीयरिंग कमेटी बना ली। स्टीयरिंग कमेटी को कौन चेयर करेगा? मिनिस्टर साहब, मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट चेयर करेंगे, और वो तमाम इख्तियारात, हायरिंग एंड फायरिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल कंट्रोल किसके पास होगा? मिनिस्टर्स को पास होगा। तो वेयर डज द मेयर स्टैंड? ही विल जस्ट बिकम अ पपेट। ठीक है ना? तो हमें इस बात का अंदाजा है कि ये तमाम चीजें नहीं होनी चाहिए। प्लस क्या 2021 में वो जो
हाँ, मतलब मैं म्युनिसिपल लोकल गवर्नमेंट को कह रहा हूं। इसी तरीके से आप ये देखें कि वो जो एक खेल होता है ना कि बच्चे के सामने से खाना छीन ले और उसके बाद उसको लॉलीपॉप थमा दे, बिल्कुल सेम अमल इन्होंने अभी 2021 में किया है कि जी हमने एजुकेशन आपसे छीन लिया था, अब हम आपको वापस दे रहे हैं। हमने हेल्थ आपसे छीन ली था, आपको हेल्थ हॉस्पिटल आपको वापस कर रहे हैं। अरे भाई, ये तो पहले से हमारे पास मौजूद था। अब आपको 2013 की जो चीजें थी, और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट होना ये चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर जो मेयर के पास होना चाहिए। मेयर को जब मैं बात करता हूं सादिया, आई मीन इट कि न सिर्फ कराची बल्कि लाड़काना के मेयर को भी, शिकारपुर के मेयर के पास भी इख्तियारात होने चाहिए। और फिर सबसे अच्छा मेरा छोटा भाई बैठा हुआ है नासिर भाई। नासिर भाई तो खुद भी नाजिम रह चुके, ही नोज, सक्कर का नाजिम रह चुका है, इतने बड़े शहर का, ही नोज एवरीथिंग, उसके फिंगर टिप पे तमाम चीज मौजूद है। उनकी तरफ से तो हमें ताबुन चाहिए, प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए। चलें, ठीक है, मैं ये नासिर शाह साहब आपसे इसका जवाब लूंगी, बट एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। नासिर हुसैन शाह साहब, 2-3 चीज़ें जो ब्रेक पे जाने से पहले अमीनुल हक साहब ने कही हैं कि एक तो जो पावर्स मेयर की छीनी हुई थी वही वापस करके कहा गया है कि जी ये देखें इख्तियारात बढ़ा दिए हैं, कुछ एक्स्ट्रा पावर्स के साथ इसमें कहीं पर कोई जिक्र नहीं है। और दूसरी चीज़ एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ साथ फाइनेंशियल पावर्स, वो कैसे मेयर के पास होंगे, मेयर के पास फंड्स कहाँ से आएंगे। और जैसे उन्होंने कहा कि ये सिर्फ कराची के लिए नहीं, किसी भी शहर का मेयर हो तो उसके लिए यही सवाल है कि कहाँ से वो तमाम इख्तियारात अपने ले पाएगा, फाइनेंसेस के हवाले से, फंड्स के हवाले से भी। देखें, सबका एक ये रहा है कंसर्न भी और मुतालबा भी कह लें, बात भी कि जी 140A पे अमल किया जाए, और फिर जिस तरह NFC है इसी तरह PFC को फाल किया जाए। तो वो हमने कहा है कि PFC के मुताबिक सबको जो है शेयरिंग होगी, और उसमें जाहिर है सबसे बड़ा हिस्सा कराची का है और मेयर साहब के कंट्रोल में होगा। प्रॉपर्टी टैक्स जो पहले एक्साइज डिपार्टमेंट लेता था वो डिवॉल्व कर दिया गया। फिर जो जमायत इस्लामी की तरफ से एक और किसी की तरफ से नहीं आया, उनकी तरफ से था कि जी मोटर व्हीकल टैक्स जो है उसमें ज़रूर शेयर दिया जाए कराची को। तो उस बात को भी हमने PFC के तहत उससे नथी कर दिया है कि वो भी दिया जाएगा। और ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, ये 2001 में भी नहीं था, ये अब हम करके जो है वो करके दे रहे हैं। दूसरी बात ये कि अमीन साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं कि मैं नाजिम रहा हूं, लेकिन देखें 2001 में जब ये कानून बनाया गया तब न सूबाई असम्बलियाँ थी, न नेशनल असम्बली थी, न सेनेट था, और फिर वो एक तरीके से बनाएगा। और एक और बात जो बहुत ही अहम बात है और जिसको सब कराची वाले ज़रूर जानते हैं, देखें आज जो चीज़ें कराची की में वजह तकलीफ़ है कराची आइट्स के लिए, वो किस वजह से हुई? वो इन्हीं पावर्स की वजह से हुई कि जब ये सारी चीज़ें नाजिम साहब के पास थी तो ये नस्ला वाला जो अभी इशू हुआ है, ये जो रेजिडेंशियल रोड थे इनको कमर्शियल कर दिया गया था जी। बहुत सारे नाले जो थे वो लीज आउट कर दिए गए, अलॉट कर दिए गए। जो ये मास्टर प्लान की बात करते हैं, बिल्डिंग कंट्रोल की बात करते हैं, तो इन्होंने तो चाइना कटिंग शुरू की। जो पार्क थे उनको कमर्शियल कर दिया गया, जो एमिनिटीज के प्लॉट थे उनको कमर्शलाइज कर दिया गया। ये क्या यहाँ नहीं हुआ? आज कराची क्यों डूबता है कि नालों की सफाई नहीं कर सकते थे? यानी नाजिम के पास ज्यादा इख्तियारात का होना ज्यादा मसाइल का बायस बना है। आकर एक्शन जी सुन ले, लेकिन बना है ना, ये हाथ कंगन को आरसी क्या। और फिर देखें ये बात जो है रही है कि अब आज मुस्तफ़ा कमाल साहब और इनके बहुत इख्तिलाफात हैं। कभी तो वो बहुत बड़े हीरो थे और अगर वो बहुत ही अच्छा उन्होंने काम किया तो आज वो इख्तिलाफात क्यों हैं? और फिर ये बात मान चुके हैं सब लोग। सबसे पहले उसकी क्रेडिट मुस्तफ़ा कमाल को जाता है, अनीस को जाता है कि उन्होंने कहा कि जी अल्ताफ़ साहब
रॉ के ताल्लुकात हैं, ये बत्ताखोरी, बोरी बंद लाशें, ड्रिल, पता नहीं बहुत सारी इल्जामात। और फिर अब अगस्त के बाद तो फिर जो MQM पाकिस्तान बनी, इन्होंने भी कहा जी हम जरगमाल थे, हम सारा कुछ था। तो पता है ये यहाँ नहीं हुआ। अब दूसरी बात ये है कि जो मेन कंसर्न है कि 140A पर अमल किया जाए, हमने कहा बिल्कुल करते हैं, PFC अवार्ड लाते हैं, उसके तहत ये होगा। और फिर जो मेयर है उसके पास अपने तौर पर जो पावर्स होते हैं वो तो बिल्कुल हैं। कहा गया जी सॉलिड वेस्ट में पहले नहीं था, अब हमने वो इख्तियारात दिए हैं। मेयर साहब जहाँ जहाँ के भी होंगे, जहाँ जहाँ के चेयरमैन होंगे, जहाँ पे सॉलिड वेस्ट परफॉर्म करेगा उसका चेयरमैन, उसका हेड वहाँ का इलेक्टेड नुमाइंदा होगा। ये जो प्रोविंशियल बॉडी की बात की जाती है, देखें ये उसमें ये है कि ये एक शहर के लिए नहीं है, ये पूरे सिंध के लिए है, जहाँ मुख्तलिफ शहरों में इसने परफॉर्म करना होगा। इस वजह से ये है। वाटर बोर्ड का शुरू से कहा जाता था, और अब जब हमने कह दिया है कि जी उसका चेयरमैन होगा जो मेयर है, तो फिर उस बात को नहीं माना जाता। मैं गुजारिश करूंगा अमीन साहब से कि वो टाइम रख दें। हम लोग कल इनके पास चले जाएंगे, बैठ के बात करने के लिए तैयार है। मैंने तो पहले भी बात की, ये अच्छी बात, पाकिस्तान ये अच्छी बात पार्टी है, ये अच्छी बात है, बिल्कुल सही। अमीनुल हक साहब, ये बड़ा अहम नुक्ता है। देखें, जब उनका जमात इस्लामी के साथ मुआहदा हो सकता है, जिसको आप कह रहे हैं कि मोमेंटम ब्रेक कर दिया मुआहदा करके, और आप कह रहे हैं जमात इस्लामी ने पीपल्स पार्टी को उससे फायदा पहुंचाया, यही सारी अपोजिशन जमातों का मौक़िफ़ आ रहा है। तो फिर अगर वाकई ये चीज़ें बैठकर बात होती है और कुछ आपकी सुनी जाती है, कुछ वो अपनी कहते हैं, तो फिर तो शायद मामलात का हल निकल आए। और भी चीज़ें ऐड हो सकती हैं इसमें। बिल्कुल, मैं आपका जवाब दे देता हूँ। साथ साथ नासिर भाई ने जो बात की, मामूली 1 मिनट में उसको भी जवाब दे दूँ। यस, नस्ला टावर का अगर मसाइल थे तो मेरा ख्याल है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी किसके पास था? मेरा ख्याल है पिछले 13-14 साल के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ था। उसको कंट्रोल कर सकते थे, रोक सकते थे, अगर कहीं गलती थी तो उसको ख़त्म कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। नासिर भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि जब अख्तियार आते तो क्या किया। यस, पाकिस्तान का पहला फ्लाईओवर नाजाबाद कराची में किसने बनाया? जब MQM के पास मेयर था। पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया का बल्दिया उज़्मा वाहिद कराची बल्दिया उज़्मा है जो कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज चलाती है, जहां पे 100% मेरिट पे दाखिला होता है। आज भी कराची नहीं बल्कि पाकिस्तान के चंद प्रेस्टिजियस कॉलेज में इसका शुमार होता है। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल हमारा इख्तलाफ, नजरियाती इख्तलाफ कमाल की पार्टी से है, लेकिन जो तरक्याती काम MQM के दौर में हुए हैं, मेरा ख्याल है फ्लाईओवर का बनना, रोडों का बनना, अंडरपास का बनना, ग्रीन बसेस के आमद होना, मेरा ख्याल है कि ये चीजें साहब कराची के इमाम को नजर आती हैं। अच्छा। और हमेशा कराची के इमाम इसको, कराची नहीं बल्कि मुझे याद है कि पाकिस्तान के तमाम अवाम इसको अप्रिशिएट करते रहे हैं। उस वक्त के चीफ जस्टिस ने भी इसको अप्रिशिएट किया था। तो यस, अब जहां तक बात की, नासिर ने बड़ी अच्छी बात की कि जब जमात इस्लामी से मुज़ाकरात हो सकते तो पाकिस्तान, यस मुझे याद है, मेयर की हैसियत से अच्छा काम किया। इख्तलाफात आप कह रहे हैं अपनी जगह, अब चीके पीछे पूरी पार्टी खड़ी हुई थी, पूरी MQM पाकिस्तान खड़ी हुई थी, MQM की हिदायत होती थी, MQM की मिनिस्ट्री थी। तो मेरा ख्याल है कि चीजें बेहतर की तरफ गई हैं। और दूसरी बात जो मुज़ाकरात की बात की, यस मुझे याद है कि आज से 2 दिन पहले चीफ मिनिस्टर सिंध साहब ने टेलीफोन कॉल की। इट वॉज अ वेरी गुड टेलीफोनिक कन्वर्सेशन विद हिम, और हमने 2-3 चीजें उनके सामने अर्ज की कि यस MQM एक सियासी पार्टी है, और सियासी पार्टी होने के नाते जमहूरी असूलों पर यकीन रखते हैं और मुज़ाकरात के दरवाजे बिल्कुल बंद नहीं करेगी। हम हर वक्त, हर घड़ी, हर मौके पे तैयार है। लेकिन हमने क्या, ये PTI ने जो 26 फरवरी को आज अली जैदी ने ऐलान किया है कि घोटकी से निकलेंगे कराची के लिए, इसमें आपको भी कहा गया है शिरकत के लिए? आप भी शामिल होंगे इस मार्च में? देखिए, जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ इस वक्त तक मेरा ख्याल है कि MQM से राब्ता नहीं किया गया है। यकीनन मेरा ख्याल है कि जब हमसे राब्ता करेंगे तो हमारी एक स्टीयरिंग कमेटी बनी हुई है जो कि ऑलरेडी लोकल गवर्नमेंट एक्ट के हवाले से, अली जैदी के लॉन्ग मार्च के ऐलान पे आपको हंसी आई है MQM से राब्ता ना होने पे? मैं अर्ज कर दूं, पर बाद में आप अली से भी नासिर शाह से पूछ लीजिएगा कि स्टीयरिंग कमेटी हमारी बनी हुई है, अगर ये राब्ता करेंगे तो बिल्कुल मेरा ख्याल हम बैठ सकते हैं। हम राब्ता करेंगे तो हम इस पे बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, और राब्ता कमेटी का जो भी फैसला होगा वो हतमी होगा। ठीक है जी, एक तो देखिए बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड पर होती हैं
तो ये जो फ्लाईओवर और दीगर चीज़ों के जिक्र हुआ, ये नेमतुल्लाह साहब के ज़माने में शुरू हुई थी और बाद में ज़रूर मुस्तफ़ा साहब ने बनी। देखिए, हम अब भी कहते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल बड़ा अच्छा काम करता था, जो अच्छे काम हुए मे भी उसके ज़ाती हों, और जितनी ये बुराइयां हुई, खराफात हुई, कब्ज़े हुए, एमिनिटीज़ पे हुई, वो जब ये जरगमाल थे तो उनकी तरफ से हुई होंगी, ये अपनी जगह पे। लेकिन ये रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए कह दूं कि ये नेमतुल्लाह साहब के सारे प्रोजेक्ट थे जो बाद में आगे बढ़ाए गए, बाद में भी हुए काफ़ी। लेकिन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची में जितनी तरक्की करवाई है उसका जिक्र नहीं करता। वो जो फ्लाईओवर हैं, अंडर पासिस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो पता नहीं क्यों किसी को नज़र नहीं आते। दूसरी बात ये, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि जो पीटीआई एक मार्च कर रही है वहाँ से कमू शहीद से कराची की तरफ, तो किस चीज़ का मार्च कर रही है? वो क्या मार्च है, मातम है जो इन्होंने पाकिस्तानियों की हालत कर दी है। एक आम आदमी एक वक्त का खाना नहीं खा सकता। स्टेट बैंक के साथ इन्होंने क्या किया, बिजली के बिल कितने बढ़ा दिए, ऑयल प्राइसेस, डॉलर और दीगर बेरोजगारी जो तारीखी हुई है, या अभी जो बदनुनवानी हुई है, या वो जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने प्राइम मिनिस्टर बनने से फौरी पहले 1 लाख कुछ हज़ार टैक्स दिया था और आज प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद 98 लाख टैक्स हो गया है। क्या उसके खिलाफ मार्च करेंगे? ये जो क्या बदनुवानी जो हुई है, या उसका हिसाब मांगेंगे? बड़ी अजीब बात है कि वो मार्च कर रहे हैं, आपके खिलाफ मार्च कर रहे हैं। आज आपने देखा होगा दोनों वज़रा मौजूद थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा कि अगले साल जो है सफाया कर देंगे पीपल्स पार्टी का पूरे सिंध से। देखें, ये सारी चीजें फिर मैं कहूंगा कि ऑन रिकॉर्ड है कि जितने बाई इलेक्शंस हुए बमुश्किल एक के, बाकी पूरे पाकिस्तान में इन्होंने हारे। कैंटोनमेंट के इलेक्शंस हुए, इनको बुरी तरह शिकस्त हुई। अभी केपी जो इनका एक बड़ा गढ़ समझा जाता है, जहां तसलसल है, वहां बल्दियाती इंतखाबात में इनके साथ क्या हुआ? क्या लोग इनको छोड़ देंगे? बात करते हैं सब कि जी जमायत इस्लामी को मामू बना दिए, कि ऐसा नहीं है। इन्होंने मामू बनाया था लोगों को, और उसमें मीडिया के भी बड़ा हाथ था, फिर आरटीएस बहादुर का बड़ा हाथ था। आपने देखा, अगर सही इलेक्शन हुए, ये जो 249 हुआ है कराची में इलेक्शन हुआ है, तो उसमें ये कौन से नंबर पे आए हैं? ये पीटीआई और एमक्यूएम का भी कुछ 6-7वां नंबर था। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जब बिल्कुल सही फेयर इलेक्शन, मुझे बताइए, फेयर इलेक्शन होंगे, धौंस धांधली नहीं होगी, आरटीएस नहीं होगी। ये तो वैसे एमक्यूएम जो है ऑब्वियसली शाह साहब, ये उनकी इत्तेहादी तो है, लेकिन पीटीआई को 14 सीटें तो कराची ने दी अमीनुल हक साहब। उसके बाद देख लें कि फिर क्या हुआ। अभी तो आप इत्तेहादी हैं बल्दियात में, उनका भी वैसे ये बड़ा एक दावा है कि बल्दियात में भी वो स्वीप करेंगे और कोई और जमात नजर नहीं आएगी। आपका भी यही है कि देखेंगे कराची में किस जमात की तरफ से या मेयर किस जमात का बनता है, वो आप अपना नाम लेते हैं। सो वैसे क्या पीटीआई की वफाकी हुकूमत का आप हिस्सा तो हैं, लेकिन क्या वाकई उन्होंने उस हद तक डिलीवर किया जैसे कराची वालों ने उन पर एतमाद किया था, इतनी नशिस्तें उनको दी थी? देखिए, 2018-25 जुलाई के इलेक्शन, आरटीएस का बैठ जाना, एमकेएम के पोलिंग एजेंटों को पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल देना, और फिर एमकेएम पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान की सबसे पहली सियासी पार्टी थी जिसने 25 जुलाई को रात के 9 बजे से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी अवाम को बताया कि क्या सलूक रवा रखा जा रहा है। और उसके बाद एमकेएम के 5 अरकान कौमी असम्बली ऐसे थे जिनको 300 वोट से लेकर 3000 वोट से हरा दिया गया। यकीनन इसके बेनिफिशरी जो थी, मेरा ख्याल है कि यकीनन पीटीआई नजर आती है। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि आगे जो सूरत हाल आ रही है, मेरा ख्याल है कि मैं बहुत पीछे नहीं जाता, पिछले 2 महीने या 3 महीने की बात कर लेता हूं कि जब सिंध में कंटेनमेंट बोर्ड का इलेक्शन होता, पूरे सिंध के अंदर एमक्यूएम पाकिस्तान सेकंड लार्जेस्ट पार्टी, मैं कहता हूं सेकंड लार्जेस्ट पार्टी, 16 सीट जीतने के बाद सेकंड लार्जेस्ट पार्टी तौर पर उभरी है। और आज से 15 दिन पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े सनती इदारे यानी कराची पोर्ट ट्रस्ट में इलेक्शन होता है। उसमें क्या हुआ कि मेरा ख्याल है कि जो तमाम सियासी पार्टी, बिल्कुल जो सियासी पार्टी है, उनकी जमानत, एक को 42 वोट मिले और एक को मेरा ख्याल है 100 वोट से भी कम वोट मिला। और एमक्यूएम मेरा ख्याल है कि तकरीबन 2000 से या 1500 वोट ज्यादा उनसे लिए। इसका मतलब क्या है कि उन इलाकों सनती दौरे में कौन लोग काम करते हैं? लांडी, कोरंगी, मलिर, शाह फैसल और इनकी सुरजानी, लियाकताबाद, फेडरल बी एरिया। इसका मतलब कि उनके सेंटिमेंट बता रहा है कि वो आने वाले इलेक्शन में किसको वोट देंगे।
तो दैट ठीक है, बिल्कुल सही है। ऑब्वियसली बल्दियाती इलेक्शन में पता चल जाएगा, लेकिन वी होप कि ये जो एक्ट का मामला है, इस पे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो तो पहले सॉर्ट आउट हो जाएं। चलें, अनफॉर्चुनेटली मुझे ब्रेक के लिए जाना है। मुझे जी मुकम्मल कर लें लास्ट जुमला अमीनुल हक साहब। मैं मुकम्मल कर लेता। यस एमकेएम के पिछले 30 से 40 साल तारीख उठा के देखेंगे तो एमकेएम हमेशा अपने इंतखाबी निशान पतंग पे इलेक्शन लड़ती है और आमतौर पे किसी से अलायंस नहीं करती है। हाँ, लोकल सिते पे जो इसे कहते हैं हम बिल्कुल बातचीत करते हैं, सीट एडजस्टमेंट करते हैं, बट इन प्रिंसिपल हम इलेक्शन हमेशा बातचीत करते हैं। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया अमीनुल हक आपका और नासिर हुसैन शाह साहब आपका। आई हैव टू वाइंड अप द सेगमेंट। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस वक्त मुल्क में जारी पोलियो के खिलाफ कैंपेन के हवाले से हम बात करेंगे। पब्लिक सर्विस मैसेज होगा राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। इस प्रोग्राम में गाहे बगाहे हम मुल्क में जारी जो पोलियो के ख़िलाफ़ कैंपेन है उस पर बात करते रहते हैं ताकि इस पे प्रोग्रेस क्या है और स्पेशली जो हमारे इस सिलसिले में जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी जो एफ़र्ट्स हैं और वो लोग जो स्पेशली दूर दराज इलाकों में जाते हैं बच्चों को इस मोहलिक बीमारी से बचाने के लिए, कतरे पिलाने के लिए, उनको भी एक खराज तहसीन जो है वो पेश किया जा सके। गुड न्यूज़ है कि पाकिस्तान के लिए जो एक साल गुजरा है ये पोलियो फ्री साल रहा है। पिछले साल 2021 में सिर्फ एक केस आया था। 2020 की बात करें 84 केसेस और इससे पहले 19 में तो 147, तो बतदरीज इसमें कमी आई है और काफ़ी कमी देखने को मिली है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो पोलियो फ्री हो गया है या बिल्कुल ख़ात्मा हो गया इस बीमारी का। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दो ही ऐसे ममालिक बचे हैं दुनिया में जहाँ ये बीमारी अभी भी मौजूद है। तो इस पे मज़ीद क्या हो रहा है और अभी तक जो एफ़र्ट्स हैं वो कैसी रही हैं, बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर शहजाद बेग साहब, नेशनल कोऑर्डिनेटर पोलियो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। लास्ट भी हमने जब बात किया था तो एक केस के हवाले से आपने बताया था कि चलें ये अच्छा है कि सिर्फ और सिर्फ एक केस आया और अब ये खुशखबरी हमें मिल रही है कि इस साल कोई केस नहीं आया। सो गुड ईयर फॉर पाकिस्तान। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम के हमने एक साल पोलियो फ्री गुजारा है कि कोई केस नहीं हुआ। इट्स इंडीड इट्स ए गुड न्यूज़। सही, बट दिस आल्सो डज नॉट मीन कि हम जो है वो पोलियो से बिल्कुल ही फ्री हो गए। जी, अगरचे एक साल में पोलियो का कोई केस नहीं हुआ लेकिन 8 जो है वो हमारे जो एनवायरमेंटल में जो हम सैंपल्स लेते हैं वो पॉजिटिव निकले हैं। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट ये है कि हमारा डाटा और सर्वेलेंस सैम्पलिंग जो बता रही है कि साउथ केपी के जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, DI खान डिवीज़न के 3 डिस्ट्रिक्ट्स और बन्नू डिवीज़न के 3 डिस्ट्रिक्ट्स, वहाँ पे ये वायरस मौजूद है। ठीक है। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि केस नहीं आया है, बट ये मतलब नहीं है कि वायरस का ही खात्मा हो गया मुल्क से। लेकिन इसमें बताइए कि अक्सर ऐसा होता है कि जब आप किसी चीज़ की जानिब या किसी अचीवमेंट की जानिब जा रहे होते हैं तो वहाँ पे आप ज़्यादा कंप्लेसेंट हो जाते हैं, हम ज़्यादा लेजी हो जाते हैं कि चलो नाउ वी हैव डन इट एंड वी हैव अचीव्ड इट। तो यहाँ पे आपको लगता है कि डबल एफर्ट्स की ज़रूरत होगी और यही मैं देख रही थी पिछले दिनों WHO ने और यूनिसेफ ने भी पाकिस्तान को इसी हवाले से कॉशन किया। जी, अगर आप पोलियो प्रोग्राम की हिस्ट्री देखें तो 2006-07 में भी और 2016 में भी हम रेडिकेशन के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके थे, लेकिन उसके बाद आज जैसे आपने कहा कि कंप्लेसेंसी की वजह से हमने वो चांस मिस कर दिया। आई होप वी विल बी थर्ड टाइम लकी। लेकिन ये आपकी बात ठीक है, मे बी डबल नहीं बल्कि हमें ट्रिपल एफर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। और आपको पता है कि लास्ट माइल जो होता है वो सबसे मुश्किल होता है। बिल्कुल सही। लेकिन इसमें एक मामला और भी है ना कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो मुल्क हैं। अब वो अफगानिस्तान फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली पड़ोसी मुल्क भी है, तो हमारे यहाँ क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पाकिस्तान में अगर केस नहीं आया लेकिन बहरहाल अफगानिस्तान में तो आया। सो उस चीज़ को कैसे आप यकीनी बना रहे हैं कि क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट में ये वायरस ना फैले? जी, अभी भी जो 2 एनवायरमेंटल सैंपल जो लास्ट निकले थे
वो जेनेटिकली लिंक थे, जो कंदूज में अफगानिस्तान में जो केसेस 2 ठीक है। हुए थे WPV के, वो जेनेटिकली उन्हीं से लिंक था। सो ये वायरस के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कोई फ़र्क नहीं है। वो उसके लिए कोई बाउंड्री नहीं है, उसके लिए एक ही मुल्क है और दोनों ही एक दूसरे को सेफ हेवन प्रोवाइड करते हैं। और हमारी कोशिश ये होती है, लेकिन ये जो बाढ़ लगी है इसका अभी हमें ये फ़ायदा हुआ है कि जिस तरह पहले फ्री मूवमेंट होती थी अक्रॉस द बॉर्डर, वो नहीं है। 90% ऑफ द मूवमेंट जो है वो अब कंट्रोल हो गई है और इसका भी हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ। ठीक है। और इसमें क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि सबसे ज़्यादा सबसे मुश्किल किरदार जो है वो हेल्थ वर्कर्स का है, उन रज़ाकारों का भी है। उनके इस वक्त क्या इश्यूज़ हैं? एक तो ज़ाहिर है सिक्योरिटी सबसे बड़ा कंसर्न है। पिछले दिनों हमने कोहाट में देखा, हेल्थ वर्कर्स एक तो पोलियो के कतरे पिलाने जा रहे हैं, फिर उनको आपको सिक्योरिटी फराहम करनी पड़ती है, पुलिस एहलकार उनके साथ जाते हैं। सो मेरे ख्याल से एक पुलिस एहलकार की शहादत भी हुई इसमें पिछले दिनों। जी, तकरीबन 3,33,000 हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो हमारे फील्ड में होते हैं और ये बहुत बड़ी कंपेन होती है कि 5 दिन के अंदर 4.5 करोड़ बच्चों को कतरे पिलाना। और 5 दिन में हमारे पोलियो वर्कर्स पूरे पाकिस्तान में हर घर में जाते हैं। इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग। 90% तो वो उनको बड़ा अच्छा सलूक किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे जगह भी होती हैं जहाँ पे उनको धमकियाँ भी दी जाती हैं, उनको हरास भी किया जाता है, उनके साथ बदतमीजी भी की जाती है और थोड़े से सस्पिशंस भी किए जाते हैं। हमारा प्रोग्राम में कोशिश ये होती है कि टीमें जो हैं वो लोकल हों, उसी इलाके से ली जाए और जिन घरों में जा रही हैं उनको वो जानती हों। और फिर भी वही लोग उनको कह रहे हैं कि आप एजेंट हैं, आपका फॉरेन एजेंडा है। बेचारे छोटे से बैंड आउटफिट की तरफ से भी पिछले दिनों ऐसी कोई स्टेटमेंट आई कि ये लोग जो हैं आते हैं घर घर हमारी एक्टिविटीज पे नजर रखने के लिए। हालांकि ऐसा कोई ऐसी किसी किस्म की, अगर आप 3,33,000 पोलियो वर्कर्स हैं, अगर कोई इस तरह का हम पैगाम देते हों तो कोई बोले ना कि हम उनसे इस तरह की इंफॉर्मेशन। सबका मकसद सिर्फ एक है। ये हमारे लिए बायसियत कौम भी बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि अफगानिस्तान जिसके अपने मसाइल हैं, सिविल वॉर एंड ऑल दोज थिंग्स, और उसके बाद पाकिस्तान जिससे पोलियो ये रेडिकेट नहीं हुआ। बिल्कुल सही। एक और चीज़ डॉक्टर साहब जो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग नुक्ता है कि अब जिस तरह हम कह रहे हैं कि पोलियो फ्री पाकिस्तान है 1 साल से, लेकिन इस सीज़न को ये भी कहा जा रहा है कि ये लो ट्रांसमिशन सीज़न है, तो इसलिए शायद इसका जोर टूटा है। सो ये हाई ट्रांसमिशन सीज़न या लो ट्रांसमिशन सीज़न, ये क्या है? हाँ, हाई ट्रांसमिशन सीज़न वो होता है जो बारिशों वगैरह का जब मौसम होता है। तो उसमें क्योंकि वायरस के लिए सीवेज वगैरह इस तरह की चीज़ें उसको ज़्यादा सूट करती हैं सर्वाइव करने के लिए। तो लो ट्रांसमिशन सीज़न हमारे लिए एक मौका होता है कि उस दौरान हम अपनी कंपेन्स की क्वालिटी इतनी अच्छी और करें। ये लो ट्रांसमिशन सीज़न कब से कब तक है? ये मार्च तक, मार्च के बाद हमारा हाई ट्रांसमिशन स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर नवंबर टू मार्च इज द लो ट्रांसमिशन। इसमें वायरस कम फैलता है कंपैरेटिवली। ठीक है। और मार्च के बाद ये चांसेस बढ़ जाते हैं। ये ज्यादा। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं लास्ट प्रोग्राम जब आपके साथ किया था तो आपने कहा था कि इसमें हम ऑब्वियसली कुछ पेनल्टीज वगैरह उन पेरेंट्स पर डालने की सोच रहे हैं या ऐसा कुछ प्लान था, तो वो इम्प्लीमेंट आपने किया है कि जो पेरेंट्स इनकार करते हैं अपने बच्चों को नहीं कतरे पिलवाते? 2 चीज़ें हैं। एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी वाज़ेह हदायत दी हैं कि अगर किसी पोलियो वर्कर को कोई हरासा करता है या उससे धमकी देता है या मारता है तो स्टेट की तरफ से उसके खिलाफ एक्शन होगा और केस दर्ज होगा। उस वर्कर पे ये प्रेशर नहीं होगा कि वो अदालतों के चक्कर लगाए। और ये एक बहुत अच्छा कदम है और ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। इसके अलावा अब ये भी है कि अब हम प्रोग्राम में इस स्टेज में पहुंच गए हैं कि हम प्रोग्राम को चंद हार्ड कोर लोगों की हट दर्मी की वजह से फेल नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर कोई लोग बच्चे ऐसे वालिदैन हों जो, तो ऐसे कोई कुछ हुए केसेस जिनको जुर्माने हुए हों वालिदैन को? नहीं, जुर्माने तो अभी तक नहीं किए, लेकिन ये है कि हम उनको फिर डीसी अपने दफ्तर में बुला के उनसे रिक्वेस्ट करके उनको समझा के जरा हम कोशिश करते हैं, मान जाते हैं। उलमा कराम ने कितना साथ दिया आपका, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम एम्फसाइज इस चीज़ पे करते रहे, बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ सुनते ही उनकी हैं।
अक्रॉस द बोर्ड पार्लियामेंटेरियंस भी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ भी, उलमाए कराम भी, वी आर वेरी लकी पोलियो प्रोग्राम के हमें सबका तावन हासिल है। मुझे इस तरह की कोई कंप्लेंट नहीं है कि कोई ऐसा मसला है, लेकिन छोटे छोटे इलाकों में जो जुमे की मस्जिद का इमाम का मौलवी होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिल्कुल, और लोग उसकी सुनते हैं। तो इस तरह के चैलेंजेस बाज़ इलाकों में होते हैं और वही हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज़ डॉक्टर साहब, क्योंकि हम ऑब्वियसली अपने इस प्रोग्राम के थ्रू उन तमाम हेल्थ वर्कर्स को भी जो है अप्रिशिएट करते हैं, उनके एफर्ट्स को एक्नॉलेज भी करते हैं कि जो हर दफ़ा हर कैंपेन में इस तरीके से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, अपनी जानों को भी दाव पे लगाते हैं, उनके ज़रा मसाइल क्या हैं वो भी बताएं, सिक्योरिटी से हट के। क्योंकि हमने ये भी सुना है कि क्योंकि वज़ीर आज़म साहब जब बाकी सारी चीज़ें कर रहे हैं या स्टेट बाकी सारी चीज़ें कर रहे हैं, कहीं पर उनके प्रमोशंस के इश्यूज़ हैं, कहीं लोगों की तनख्वाहें बहुत कम हैं, सो उसको कैसे यकीनी बना सकते हैं कि उनकी भी बहाली हो साथ साथ? बिल्कुल ऐसे ही है, और अभी हमने 25% उनकी जो वेजेस हैं वो इंक्रीज़ की हैं, लेकिन जिस तरह का वो काम करती हैं, अगर हम कहें कि उसके मुताबिक हम उनको पोलियो प्रोग्राम उनको पैसे दे रहा है, वो नहीं तो है। वो नहीं है, और इतना प्रोग्राम अफोर्ड भी नहीं कर सकता। सो माई सल्यूट टू माई फ्रंट लाइन वर्कर्स, वो हमारी कौम का सरमाया है। और ये जो आज हम एक केस तक पहुंचे हैं, इसमें बहुत से पोलियो वर्कर्स ने अपनी जानें दी हैं, खून दिया है अपना, और हमें उन पे फख्र है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये हमारे इस प्रोग्राम के थ्रू भी अपील है इस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म इमरान खान से, कि वो लोग जो अपनी जानों को दाव पे लगाते हैं, इस मुल्क के मुस्तकबिल को, इस मुल्क के बच्चों को महफूज बनाने के लिए दूर दराज इलाकों में जाते हैं, ना सर्दी देखते हैं ना गर्मी देखते हैं, उनके लिए भी खुदारा कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ फराहम करें, उनकी तनख्वाहों में भी इजाफा हो, क्योंकि जो तनख्वाहें उनको मिल रही हैं वो बहुत कम है उस हिसाब से जो वो काम करते हैं। लास्टली, ये हमारा जो सर्वेलेंस सिस्टम है, पोलियो सर्वेलेंस सिस्टम, वो किस तरीके से हर शहर से गांव में हर जगह पर सेंटर हैं, किस तरीके से डेटा इकट्ठा होता है? जी, हमारा एक पूरा नेटवर्क है जो बेसिक हेल्थ यूनिट से लेके, इसके अलावा हमारी कम्युनिटीज़ में हमारे इन्फॉर्मर्स होते हैं, और कि अगर कोई एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस, कोई वीकनेस लिम्स में चलने फिरने से माजूरी वाला कोई केस हो तो उसको रिपोर्ट करें। इसके अलावा उनके फिर हम स्टूल के सैंपल्स लेते हैं। अच्छा। इसके अलावा हमारे पूरे मुल्क में तकरीबन 64 ऐसी जगह हैं जहाँ पे हमने सीवच के ऐसी पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं जहाँ से हम सैंपल्स लेते हैं, ताकि हमें पता चलता रहे कि माहौलियात में भी वायरस मौजूद है कि नहीं। सो ह्यूमंस एज वेल एज। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहजाद बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये साल अच्छा रहा कि एक भी केस नहीं आया, और अल्लाह करे कि ये इसी तरीके से जारी रहे और मुकम्मल तौर पे हम पोलियो के वायरस से, इस वबा से इस मुल्क को निजात दिला सकें, और अपने हेल्थ वर्कर्स की जो एफर्ट्स हैं उसको ज़रूर अप्रिशिएट करें। जब आपके घर में आए 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ज़रूर 2 कतरे पिलवाएं इस वैक्सीन के। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।